उसे उसकी फैमिली को लेकर धमकियों भरे कॉल और लेटर आने लगे कि अगर उसने इस केस की ज्यादा डिटेल निकालने की कोशिश की और इस केस को अभी बंद नहीं किया तो उसका और उसकी फैमिली का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी फैमिली का हुआ है। और आखिर में उसने ये कहकर केस बंद कर दिया कि घर में रह रहे लोगों की लापरवाही की वजह से ही घर में आग लगी थी और उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी, लेकिन उसने किसी तरह वो सबूत छुपा लिए जो उसने इकट्ठे किए थे। ये कहकर अयान ने अंबिका की तरफ एक पेन ड्राइव बढ़ा दी और उसी के साथ अयान ने अंबिका को उसके शोल्डर से पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने को कहा। अयान के कहने पर अंबिका ने उसकी तरफ देखा और अयान ने अंबिका की आंखों में देखते हुए कहा, अंबिका अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। ये बोलकर अयान ने अंबिका के दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और कहना शुरू किया। जैसे जैसे अयान अपनी बात कह रहा था उसकी बात सुनकर वैसे वैसे अंबिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। अपनी बात खत्म होने के बाद अयान ने अंबिका के आंसू साफ कर कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अब फैसला तुम्हारा है कि तुम क्या करना चाहती हो। उसकी बात सुनकर अंबिका ने किसी तरह खुद को संभाला और सोफे से उठ खड़ी हुई। अयान ने एक बार अंबिका से कहा, तुम ठीक हो, चाहो तो मैं चालू तुम्हें छोड़ने। अयान की बात पर अंबिका ने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ अयान, और मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी, जितना तुमने मेरे लिए किया है उतना कोई नहीं करता। अंबिका की बात सुनकर अयान ने उसे ताना मारते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, कोई किसी के लिए अपनी खुशी से कुछ करे तो लोग उसे एहसान मान लेते हैं। मैं तुमसे अपनी दोस्त मांगता हूँ और तुम मुझे एहसान दे रही हो। अयान की बात पर अंबिका ने, सॉरी अयान, मैं आज के बाद कभी ये बात नहीं कहूंगी। अयान, हाँ ये हुई न बात तो चलो अब मुस्कुराओ। उसके कहने पर अंबिका हल्का सा मुस्कुरा दी और दोनों स्टडी रूम से बाहर आ गए और अंबिका अयान को वहीं रुकने का बोलकर ऊपर अपने पहले वाले रूम में चली गई और रूम में कबोर्ड के ऊपर रखा अपना बैग उतारकर उसमें अपना जरूरत का सामान रख लिया और तभी उसकी नज़र कबर्ड के कोने में रखे एक पैकेट पर गई। अंबिका ने उसे उठाया और खोल कर देखा तो उसमें वही दोनों शर्ट थी जी उसने रियांश और अभिषेक के साथ अयान के लिए ली थी। अंबिका ने उस पैकेट को भी ले लिया और बैग को बंद कर उसे लेकर रूम से बाहर आई। अंबिका को बैग के साथ रूम से बाहर आया देख अयान जल्दी से ऊपर आया और उसने अंबिका के हाथों से बैग लेकर नीचे हॉल में आ गया। उसी के पीछे अंबिका भी आ गई। अयान ने बैग हॉल में ही रख दिया, फिर अंबिका के साथ हॉल में लगे सोफे पर जाके बैठ गया जहां महक पहले से ही बैठी हुई थी। तब तक काका ने कविता से कहकर चाय और नाश्ता टेबल पर लगवा दिया और अंबिका ने वो पैकेट अयान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, जब मैं यहाँ आकर माहिरा और सभी के साथ शॉपिंग पर गई थी मैंने तब ये तुम्हारे लिए लिया था और अब मुझे याद आया तो इसे भी साथ ले आई। अयान ने थैंक यू बोलकर वो पैकेट ले लिया और उसमें रखी हुई दोनों शर्ट एक एक कर बाहर निकाल कर देखी। शर्ट देखते ही अयान ने एकदम से कहा, वाओ नाइस कलर। अयान को ऐसे देखकर अंबिका ने उसे पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया, जिस पर अयान ने हाँ हाँ बहुत कहा। उसके बाद तीनों ने मिलकर चाय नाश्ता किया, फिर काका और कविता को चलती हूँ बोलकर सिंघानिया मेंशन जाने के लिए अयान और महक के साथ बाहर आई। अयान ने अंबिका का बैग उसकी स्पोर्ट कार में पीछे की तरफ रख दिया, फिर अंबिका अयान को बाय बोलकर महक के साथ अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। उधर जग्गा ने गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने लाकर रोक दी। कार के रुकते ही जब अदीप ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा ही था कि उसे उस बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया जिसके ऊपर इंग्लिश के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मेंटल असाइलम और उसी के नीचे एक कोने में हिंदी में लिखा हुआ था पागल खाना। अदीप के उस बोर्ड को देखते ही हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी एक आंख से आंसू निकल कर उसके गालों पर आ गया। जग्गा ने ड्राइविंग सीट से उतर कर अदीप के लिए बैक साइड का डोर ओपन किया। दरवाजा खुलते ही अदीप किसी तरह खुद को संभाल कर कार से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि उसके कदमों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया हो। जग्गा ने उसे एक बार टोकते हुए कहा, भाई क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। जग्गा की बात पर अदीप ने न में अपनी गर्दन हिला दी। उसके मना करते ही जग्गा चुप हो गया और अदीप ने खुद की सारी हिम्मत जुटाई और अपने धीमे कदमों से अंदर की तरफ चल दिया। उसे जाता देख जग्गा और प्रणव भी उसके पीछे चल दिए। कुछ ही देर में वो तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे और वहां पहुंचकर अदीप ने नाम बताया और रिसेप्शनिस्ट ने मना करते हुए कहा, सॉरी सर, हमारे यहाँ इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है। उसकी बात सुनकर अदीप ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप एक बार चेक तो कीजिए, देखिए ठीक से, आपसे कोई गलती भी तो हो सकती है। अदीप की बात पर उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर से मना कर दिया। फिर अदीप को समझाते हुए कहा, सर मैंने ठीक से ही देखा है, यहाँ इस नाम की कोई भी पेशेंट नहीं है।
अदीप के बार बार कहने पर भी वो रिसेप्शनिस्ट बिना कंप्यूटर में देखे ही अदीप को मना करती रही। उसकी ऐसी हरकत देखकर अदीप को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसने अपने पीछे शर्ट के नीचे जीन्स में रखी हुई अपनी गन निकाल कर उस रिसेप्शनिस्ट के सिर पर रख दी। जब रिसेप्शनिस्ट ने अदीप के हाथों में गन देखी जो उसने उसी के सिर पर रखी हुई थी, यह देख वो लड़की बुरी तरह डर गई और अदीप ने उसे चिल्लाकर कहा, अब अपने कंप्यूटर में ठीक से देखो। अदीप की बात सुनकर उस लड़की ने डर कर हड़बड़ाहट में अपने सामने रखा हुआ कंप्यूटर में देखकर अदीप को वहां से सीधा जाकर लेफ्ट में मुड़ने के लिए बोला। उसके कहने पर अदीप ने एक बार उसे गुस्से से घुरा, फिर उसने अपनी गन पीछे से अपनी शर्ट के नीचे जीन्स में रख ली, फिर जग्गा और प्रणव के साथ उसी डायरेक्शन में चला गया जैसा उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा था। जब अदीप लेफ्ट में मुड़ा तो उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहां एक गार्डन और साफ सफाई बहुत थी। अदीप वही देखते हुए कुछ आगे गया, लेकिन वहां जितने भी रूम थे वो सभी खाली थे और उन सभी रूम से हटकर एक रूम और था जिसके सामने बहुत खूबसूरत से फूल भी थे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता था और ये सब उसी के लिए हो। अदीप उस रूम में गया और उसने उस रूम को अच्छे से देखा। वो रूम काफी बड़ा था और उसी के साथ सब कुछ एक नॉर्मल घर की ही तरह था, जैसे हॉल, किचन, गार्डन, बेडरूम। अदीप ये सब देख ही रहा था, तभी वहां उस हॉस्पिटल के डॉक्टर आ गए और उन्हीं के साथ वो रिसेप्शनिस्ट भी थी। उस डॉक्टर ने अंदर आते ही कहा, कौन हो तुम और यहाँ ऐसे आने का क्या मतलब? डॉक्टर की आवाज से अदीप पीछे मुड़ा और उसकी नजर उस लड़की पर गई। वही डॉक्टर ने अदीप को देखकर हैरानी से कहा, मिस्टर सिंघनिया। उसके बाद उसने खुद को ठीक करके अदीप को रिस्पेक्ट देते हुए कहा, सर अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। वही डॉक्टर का अदीप को इतनी रिस्पेक्ट देते देख वो रिसेप्शनिस्ट और ज्यादा घबरा गई कि अब उसका क्या होगा। उस डॉक्टर ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी अदीप ने कहा, यहाँ कोई पेशेंट रहता है क्या? अदीप की बात सुनकर डॉक्टर ने जल्दी से अदीप की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, इस रूम में कोई नहीं रहता। कुछ साल पहले तक यहाँ एक लेडी रहा करती थी जिसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, लेकिन वो ज्यादातर शांत ही रहा करती थी, पर कभी कभी अचानक उन्हें तेज आवाज से दौरे पड़ जाते और उस वक्त वो किसी को भी चोट पहुंचा देती थी। लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनकी हालत ऐसी होगी, बस उन्हीं के लिए उनकी फैमिली ने ये सब किया क्योंकि उनकी फैमिली बहुत रिच थी और अब वो ठीक भी हो चुकी है तो वो अपने घर चली गई और ये जगह अभी भी वैसी ही है, बाकी यहाँ और कोई नहीं आता। लेकिन आप किसको ढूंढ रहे हैं? डॉक्टर के ये पूछने पर अदीप ने डॉक्टर से जग्गा की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ये लड़का मेरे पास ही काम करता है और इसकी आंटी भी यही एडमिट थी तो ये उन्हें ही ढूंढने आया था। आप एक बार देख लीजिए क्या वो यहाँ है तो ये उन्हें मिल लेगा। डॉक्टर ने अदीप से उस लेडी का नाम पूछा और अदीप ने बता दिया। उस नाम को सुनकर डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए अदीप से मना करते हुए कहा, सर इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है और यहाँ जितने भी पेशेंट हैं उनमें से कुछ तो बहुत पुराने हैं और कुछ को 5 से 6 साल हो गए और जो नए हैं वो पीछे साल के हैं, लेकिन उसके बाद कोई आया होगा क्योंकि इस हॉस्पिटल में टोटल 30 ही पेशेंट है और उन सभी के नाम मुझे अच्छे से याद है। डॉक्टर की बात सुनकर अदीप ने डॉक्टर से ठीक है कहा, फिर जग्गा और प्रणव के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट पर पीछे रख लिया। अदीप को ऐसे देख जग्गा समझ गया कि अदीप बाहर से नहीं अपने दिल में रो रहा था, लेकिन चुप था। वही अदीप के जाते ही उस डॉक्टर ने रिसेप्शनिस्ट को भी वहां से जाने के लिए कहा। उसके जाते ही उस डॉक्टर ने अपने फोन से किसी को कॉल किया। उधर वाले पर्सन ने 2 ही रिंग में कॉल उठा लिया। कॉल उठते ही उसने क्या हुआ कहा। इधर से डॉक्टर ने खुश होते हुए बोला, जैसा आपने कहने के लिए कहा था मैंने उसे बोल दिया। डॉक्टर की बात पूरी होते ही उस आदमी ने गुड बोलकर फोन रख दिया। इधर सिंघानिया मेंशन में शिवेन, अमन और कार्तिक के साथ घर पहुंचकर अंदर आया, जहां उन्हें हॉल में ही सब बैठे हुए मिले जो बच्चों और एक दूसरे के साथ बातों में बिजी थे। पर शिवेन ने नोटिस किया कि अंबिका और महक अभी तक नहीं आई थी और उधर अदीप का भी कुछ पता नहीं था, तो उसे थोड़ी चिंता हुई। तो वो किसी से बिना कुछ कहे वहां से गार्डन में आया और उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर महक को कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। इससे शिवेन को और ज्यादा टेंशन होने लगी। वो अंबिका को कॉल करता, लेकिन उसके पास अंबिका का नंबर नहीं था। तो उसने अयान को कॉल लगाया और अयान से शिवेन को पता चला कि अंबिका महक के साथ 1 घंटा पहले ही निकल गई, जिसे सुनकर शिवेन का दिमाग घूम गया क्योंकि मल्होत्रा मेंशन से यहां आने में 40 मिनट का टाइम लगता है
और वो दोनों 1 घंटा पहले ही निकल चुकी थी। अयान शिवेन से कुछ पूछता उससे पहले शिवेन ने फोन कट किया और गार्डन से ही घूमकर ही अपनी कार की तरफ भागा और उसे भागता देख अमन, राज, कार्तिक, रियांश, अभिषेक जो गार्डन में ही आ रहे थे वो भी उसके पीछे भागे और शिवेन अपनी गाड़ी के पास पहुंचता उससे पहले अभिषेक ने अपनी स्पीड बढ़ाई और शिवेन को पकड़कर उसे पूछा कि वो इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है। उसके पूछने पर शिवेन ने उसे बता दिया और सभी का ध्यान रखने का बोलकर वहां से निकल गया। शिवेन ने अभिषेक को बस इतना कहा कि अंबिका और महक का फोन नहीं लग रहा है और वो उन्हें ढूंढने जा रहा है, तो वो रियांश के साथ घर में सभी का और खासकर सारांश को बच्चों का ध्यान रखने का बोलकर शिवेन वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। वही अमन, राज, रियांश जब शिवेन की गाड़ी के पास आए तब तक शिवेन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जाते हुए जो भी शिवेन ने कहा था वो सब उन चारों ने भी सुन लिया और राज ने शिवेन के अकेले जाने पर झिंझला कर कहा, इसे अकेले जाने की क्या जरूरत थी। अमन, ऊपर से अदीप का फोन भी नहीं लग रहा। अमन की बात सुनकर रियांश ने हैरानी से अमन की तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले अचानक सारांश, रविश जी और सतीश जी के साथ वहां आ गया और उन्होंने भी अदीप का फोन न लगने की बात सुनकर अमन से कहा, आखिर अदीप है कहाँ। उसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले कार्तिक गाड़ी लेकर वहां आ गया और उसने जल्दी से अमन और राज को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसके कहते ही वो लोग भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और कार्तिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनके जाते ही जब सभी पीछे मुड़े तो सारांश ने शेरा को फोन कर उसे सिंघानिया मेंशन आने के लिए कहा, पर शेरा सिर्फ अदीप के ही ऑर्डर्स फॉलो करता था। तभी उसे सारांश ने कहा कि उसे बच्चों और बाकी सब के लिए यहां आना होगा, क्योंकि अदीप किसी को बिना बताए जग्गा के साथ पता नहीं कहां चला गया है और ऊपर से वो फोन भी नहीं उठा रहा। उसने इतना ही कहा था तभी अदीप की कार तेजी से सिंघानिया मेंशन के अंदर आई और वो कार से बाहर आया। उसे वहां देखकर सारांश ने शेरा से रहने दो बोलकर कॉल कट कर दिया। अदीप ने जब उन सभी को बाहर देखा तो वो उनके चेहरे देखकर समझ गया कि जरूर कोई बात हुई है जिससे इन लोगों की ये हालत है। और अदीप रविश दादाजी के पास आया और उन्हें अपनी तरफ घुमाकर कहा, दादाजी क्या हुआ, आप लोग इतना टेंशन में क्यों है। दादाजी ने अदीप की तरफ देखकर कहा, बेटा अंबिका और महक अभी तक घर नहीं आई है और दोनों का फोन भी नहीं लग रहा। जब शिवेन ने अयान को फोन कर अंबिका के लिए पूछा तो उसने बताया कि अंबिका महक के साथ वहां से 1.5 घंटे पहले ही निकल गई है और अभी शिवेन, अमन, राज और कार्तिक उन्हें ढूंढने गए हैं। अदीप रविश दादाजी की बात सुनकर बोला, तो किसी ने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं। अदीप की बात पर रियांश ने कहा, भाई वो चारों सुबह से ही जग्गा और आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया। साथ ही वो आपको सुबह से ढूंढ भी रहे थे और अभी ही घर आए थे। अदीप जग्गा से चलने का कहकर जल्दी से गाड़ी में बैठा और उसने जब अपने फोन से शेरा को कॉल करने के लिए जैसे ही अपना फोन हाथ में लिया तो उसमें 250 मिस्ड कॉल थे, जिसमें से 5 अंबिका की भी थी। अदीप का फोन साइलेंट होने की वजह से उसे फोन की रिंग नहीं सुनाई दी। अदीप ने शेरा को कॉल कर तकरीबन 50 गार्ड्स के साथ सिंघानिया मेंशन आकर सभी को गार्ड करने के लिए बोल दिया और उधर सतीश जी ने भी अपने फोन से वीर को सभी से छुप कर एक MSG कर दिया कि अंबिका महक के साथ थी और अभी तक घर नहीं पहुंची है। वही मल्होत्रा मेंशन में जब शिवेन ने अयान को कॉल कर अंबिका और महक के लिए पूछा और अचानक कॉल कट जाने से उसे भी गड़बड़ लगी, तो अयान भी अपनी कार से उन्हें ढूंढने निकल चुका था और शिवेन ने अपनी कार एक जगह पर लाकर रोड के साइड में रोकी और कार से बाहर आकर उसने कार का दरवाजा बंद किया। फिर अपनी बैक कार के दरवाजे से लगाकर उसने एक सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच रखकर उसके कश भरते हुए पहले राइट फिर लेफ्ट देख कर खुद से ही कहा, ये सिंघानिया मेंशन से मल्होत्रा मेंशन जाने के लिए जो रास्ता था वो जंगल से होकर जाता था और पूरी तरह सुनसान भी है। यहाँ से बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही निकल रही है। अगर भाभी और महक के साथ यहाँ कुछ हुआ भी होगा तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी होगी। वो ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ कार्तिक भी अपनी गाड़ी लेकर उसको ढूंढते हुए वहाँ आ गया। शिवेन गाड़ी की आवाज सुन कर पीछे मुड़ा, तब तक अमन गाड़ी से बाहर आया और शिवेन पर जोर से चिल्लाया, तुझे इस तरह अकेले आने की क्या जरूरत थी। शिवेन ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, तू आ गया न। तभी राज ने बाहर आकर कहा, अब बता कैसे ढूंढना है भाभी को। शिवेन ने राज से कहा, तू मेरे साथ चल और ये कार्तिक के साथ जाएगा। हम सभी एक साथ गए तो उन्हें ढूंढन में टाइम लगेगा, तो तुम दोनों थोड़ा आगे जाकर सामने की तरफ चले जाना, हम यहाँ देखते हैं।
और सभी एक दूसरे के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट रहना ये बोलकर वो चारों अलग अलग चले गए और वही अयान ने अंबिका के फोन की लोकेशन ट्रैक कर उन्हीं से 3 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी रोकी। अयान के साथ बाकी 2 गाड़ियों में उसके कुछ गार्ड्स भी थे। अयान ने उन सभी को अंबिका की एक फोटो सेंड की जिसकी मदद से वो अंबिका को ढूंढ सके। वही वीर के गार्ड्स जंगल के दूसरी तरफ से अब तक जंगल में हर एक कोने में फैल चुके थे क्योंकि वो इस जंगल के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ थे। वीर के सभी गार्ड्स अंबिका और महक को पूरे जंगल में ढूंढने लगे। उनके जंगल में जल्दी पहुंचने की वजह उस बिल्डिंग का जंगल के बीचों बीच होना था और उन्हें वहां पहुंचने में टाइम भी नहीं लगा। वही शिवेन और राज भी जंगल में घुस गए। तभी शिवेन का फोन रिंग हुआ और उसने पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखा तो उस पर अदीप का ही कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। कॉल के रिसीव होते ही शिवेन कुछ कहता उससे पहले अदीप ने कहा है। शिवेन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा जंगल में भाभी और महक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अदीप ने शिवेन को पूछा बाकी सब कहाँ है तो शिवेन ने फिर से कहा अमन कार्तिक के साथ सामने राइट की तरफ गया है और मैं राज के साथ लेफ्ट की तरफ हूँ। हम सभी ब्लूटूथ से कनेक्ट है। अदीप ने गुड बोलकर उन सभी को बाहर आने के लिए कहा। सभी ने बिना सवाल किए बाहर आना ही सही समझा और सभी बाहर आ गए। कुछ देर बाद सभी एक एक कर बाहर आ गए। अमन और शिवेन अदीप को देखकर उस पर चिल्लाए कि सुबह से कहा था वो उसे कॉल करके परेशान हो गए और उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। तभी राज ने कहा यार ये बात छोड़ो और ये सोचो कि दोनों भाभियों को कैसे ढूंढना है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक वो दोनों ऐसे गायब कहाँ हो गई। तभी अदीप ने राज की बात का जवाब देते हुए कहा वो कहीं गायब नहीं हुई है। शिवेन ने कहा गायब नहीं हुई है मतलब अगर तू जानता है कि वो कहाँ है तो हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं। अदीप ने शिवेन की बात पर कहा वो दोनों यही है। तुम सभी इस रास्ते से आए हो और मैं अपने ऑफिस वाले रास्ते से आया हूँ क्योंकि यहाँ से सिंघानिया मेंशन के यही 3 रास्ते हैं। एक से तुम आए हो, दूसरे से अयान आया है, तीसरे और आखिरी रास्ते से मैं आया हूँ और मुझे रास्ते में कार के टायर के घसीटने के निशान भी दिखाई दिए जो इसी जंगल की तरफ आए हैं। अब ये तो अयान ही बताएगा कि अंबिका की गाड़ी का कलर क्या था। ये बोल कर अदीप ने अयान को कॉल किया और अयान ने एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर कहा अदीप शुक्र है तुमने कॉल किया हो। कहा यार मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। अयान के इतने सारे सवाल सुनकर अदीप ने उसे कहा मैं तुम्हारे और मेरे घर के बीच में जो जंगल है वहां पर अपने सभी दोस्तों के साथ हूँ। मुझे ये बताओ अंबिका की कार का कलर क्या था। जिस पर अयान ने कहा तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं भी इसी जंगल में ही हूँ, मैं अभी वहां आया। सब अलग अलग जाएंगे तो अंबिका और महक जल्दी मिलेगी। अदीप ने हाँ बोलकर कॉल कट किया और अयान को अपनी लोकेशन सेंड की जो उससे 1 किलोमीटर दूर की थी। अयान ने अपने गार्ड्स को अंबिका को ढूंढने के लिए कहकर खुद जंगल से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर अदीप के पास जाने के लिए निकल गया और 10 मिनट में ही अदीप के पास पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी रोकी। फिर अदीप के पास आकर कहा क्या तुमने अंबिका की स्पोर्ट कार देखी थी जो उसके डैड ने उसे गिफ्ट की थी। अदीप और बाकी सब ने भी हाँ कहा। अयान तो वो उसे ही लेकर निकली थी। लेकिन अयान के लेकिन कहते ही अदीप ने अयान की तरफ अपनी अपनी सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन क्या अयान ने अदीप के सवालों का जवाब देते हुए कहा अंबिका जब पहली बार मुझसे मिली उसने तभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था और उसकी डिलीवरी के बाद उसने मुझे हर एक बात डिटेल में बताई कि कैसे उन 15 दिनों के अंदर उसने अपना सब कुछ खो दिया। जब उसकी फैमिली के साथ वो हादसा हुआ उससे 15 दिन पहले से उसने अपने डैड को टेंशन में देखा और जब अंबिका ने अपने डैड को पूछा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने उसे ऑफिस के काम का टेंशन बोलकर टाल दिया। लेकिन टेंशन में बस उसके डैड ही नहीं थे जबकि उसकी मोम भी थी। इससे पहले अंबिका कुछ पता करती उन्होंने जिद करके अंबिका को भोपाल भेज दिया और 2 ही दिन में उनके साथ ये सब उसे डाउट था कि हो न हो उसके मोम डैड जो टेंशन में थे उससे उसके घर में आग लगने का कोई तो कनेक्शन है। उसने मुझे पता लगाने को कहा और पिछले 5 साल से मैं पता लगाने की कोशिश भी कर रहा था। उस दिन रियांश की बर्थडे पार्टी में भी हम यही बात कर रहे थे और दूसरे दिन अंबिका मेरे पास आने वाली थी क्योंकि मुझे कुछ पता चला था उसकी फैमिली के साथ हुए उस एक्सीडेंट के बारे में। लेकिन कल उसे टाइम नहीं मिला और आज भी वो इसीलिए आई थी। तभी शिवेन ने कहा अच्छा इसीलिए भाभी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टडी रूम में थी। शिवेन की बात सुनकर अदीप और अयान उसे न समझी से
देखने लगे कि उसे कैसे पता। और जब शिवेन को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपनी बात को सही करते हुए बोला, उसे महक का कॉल आया था कि भाभी अयान के साथ बहुत देर से स्टडी रूम में है और उसे भाभी की चिंता हो रही थी कि वो ठीक तो होंगी न, बस इसीलिए मैंने पूछ लिया। अदीप ने शिवेन की बात को इग्नोर कर अयान की तरफ देखकर बोला, और क्या बताया तुमने अंबिका को? अयान, मुझे पता चला कि जब अंबिका के घर में आग लगी तो उस वक्त उसके घर में 5 लोग थे और अंबिका की फैमिली में 3 ही लोग थे। अंबिका की दादी निर्मला सिंह, उसके डैड करणवीर सिंह और उसकी मोम नियति सिंह, और उनके अलावा उस घर में उसके 2 सर्वेंट जो उस रात वहीं रुके थे। और अंबिका ने बस 3 लोगों का ही अंतिम संस्कार किया, यानी 2 लोग उसके घर से जिंदा ही निकले हैं। अब पता नहीं वो कौन है, और यही आज मैंने अंबिका को बताया है। और हो सकता है जिसने अंबिका के पेरेंट्स को मारा है वही अंबिका को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया हो और अब अंबिका को उसी ने गायब किया हो। अदीप ने अयान की पूरी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। तब तक अभिषेक और रियांश अपने साथ तकरीबन 30 गार्ड्स को लेकर वहां आ गए और उन सभी ने अदीप के पास आकर कहा, भाई क्या करना है? अदीप ने अपने सभी गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि पूरे जंगल का एक भी कोना न छूटे। अंबिका और महक मुझे हर हाल में चाहिए। उसके ऑर्डर के साथ ही गार्ड्स की 2 टीम बन गई, एक टीम लेफ्ट तो दूसरी राइट की तरफ गई। अदीप ने रियांश और अभिषेक को वापस घर जाने के लिए कहा तो दोनों मना करने लगे। तब अदीप ने रियांश को समझाते हुए कहा, देख बनी, मेरा यहाँ होना जरूरी है और तेरा इस वक्त दादाजी, डैड और दादी माँ के पास होना जरूरी है। हो सके तो माहिरा, दिव्या, शुभी और मान्या को भी इस बारे में बता देना, वो इन सब में तेरी हेल्प कर देंगी। अब जा। अदीप के समझाने पर अभिषेक रियांश को वहां से लेकर जाने लगा। तभी रियांश ने आकर अदीप को हग किया और अपनी आंखों में नमी लाकर बोला, भाई मेरे सारे भाइयों के साथ भाभी को लेकर जल्दी आना। उसकी बात पर अदीप ने हाँ कहा। अदीप ने हाँ बोलकर रियांश को खुद से अलग किया और उसे वहां से जाने को कहा। रियांश अभिषेक के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया और अदीप ने अपनी गन अपने हाथों में पकड़ी और अकेला ही जंगल में चला गया। अदीप के जाते ही उसके दोस्त भी अंदर चले गए, शिवेन कार्तिक के साथ और अयान जग्गा के साथ लेफ्ट में, वही अमन राज के साथ। अदीप जिस तरफ गया उधर चले गए। एक तरफ वीर के आदमियों की बाज जैसी नजरें उस पूरे जंगल में अंबिका को ढूंढने में लगी हुई थी, तो वही अब अदीप भी अपने हाथों में गन पकड़े हुए उस जंगल में घुस आया था और सभी एक दूसरे के साथ कॉल पर ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड थे। और वही एक तरफ अंबिका और महक एक जगह पर रस्सियों से बंधी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। उस जगह अंधेरा बहुत था। अंबिका और महक अभी बेहोश थी। तभी एक 50 से 55 साल का एक आदमी जिसने काला बिजनेस सूट पहना हुआ था, वो बेहोश अंबिका और महक के सामने आकर खड़ा हुआ। तभी उस आदमी के पास वही के 2 गार्ड जो शायद उसी के कहने पर महक और अंबिका को यहाँ लाए थे और साथ ही वो उन पर नजर भी रख रहे थे। उस आदमी ने अंबिका की तरफ अपनी जलती हुई नजरों से देखा, जिनमें अंबिका के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। उसने अपने दोनों आदमियों से कहा, तुमने अच्छा काम किया है और इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा, पर याद रहे इसके बारे में किसी को पता न चले। उसकी इस बात पर एक गार्ड ने, जो उन सभी गार्ड्स का लीडर था, ने कहा, बॉस आप बेफिक्र रहे, इसे यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता। तभी बॉस ने कहा, इसे यहाँ लाकर इतना मत उछलो, क्योंकि तुम उस अदीप सिंघानिया को नहीं जानते। वो इसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मुझे किसी ने यहाँ आते हुए देख लिया तो अदीप को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मैं हूँ। ये बोलकर वो आदमी अपने गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही महक ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर खुद से ही बड़बड़ा कर बोला, ये है कौन? और इसने अंबिका मैम को, अंबिका का नाम लेते ही उसने उस अंधेरे में अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई तो उसे अपने राइट साइड पर खुद से थोड़ा दूरी पर किसी और के होने का भी एहसास हुआ। जब महक ने थोड़ा ध्यान से देखा तो वहां अंबिका बेहोश पड़ी हुई थी। शायद उसे बेहोशी की दवा दी गई थी, जिसका असर उसके ऊपर अभी भी था। महक, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, वो किसी तरह अंबिका के पास जाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे किसी के आने की आहट हुई तो वो उसी तरह शांत होकर वापस से जमीन पर लेट गई। तभी वहां वही 2 गार्ड्स फिर से आए और उसमें से एक ने कहा, लगता है इन दोनों में से किसी को भी होश नहीं आया है। दूसरा, हाँ, और इन पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखना, और खासकर इस पर। उसने महक की तरफ इशारा कर कहा, क्योंकि उसे तो हम आसानी से
संभाल लेंगे, लेकिन ये हमारी ही तरह एक गार्ड है। पहले गार्ड ने दूसरे वाले से ठीक है बॉस कहा। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले गए। उनके कदमों की आवाज को दूर जाता सुन महक ने अपनी आंखें फिर से खोली और वो बिना टाइम गवाए अंबिका के पास जाने के लिए खुद को उसके पास घसीटने लगी और किसी तरह वो अंबिका के पास पहुंच गई और उसने धीरे से अंबिका को उसके नाम लेकर बुलाया। अंबिका अंबिका। जब महक के 2-3 बार बुलाने पर भी अंबिका नहीं उठी तो उसे समझ आ गया कि अंबिका को दवा का हैवी डोज दिया गया है और वो दवा का असर खत्म होने पर ही उठेगी। अब उसे इंतजार करना होगा अंबिका के होश में आने का। यही सब सोचकर महक अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगी। उधर अदीप और बाकी सभी अंबिका और महक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और अब तो रात भी होने को आई थी, लेकिन किसी को भी उन दोनों का कोई सुराग तक नहीं मिला। वीर और न ही अदीप और उनके भेजे हुए आदमियों को भी। अंबिका तो दूर, उसकी गाड़ी का भी आता पता नहीं था। वही सिंघानिया मेंशन में जब अंबिका और महक के गायब होने की बात गजेंद्र सिंघानिया को पता चली तो पहले तो उन्हें बाकी सभी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने पहले अंबिका और महक का सोचकर सभी से बाद में बात करने का विचार किया और शेरा को बच्चों को गार्ड करने का बोला। फिर सारांश से कहकर मल्होत्रा मेंशन से जितने भी रास्ते सिंघानिया मेंशन तक आते थे उन सभी रास्तों का सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहा। सारांश बिना कोई सवाल किए दादाजी का काम करने निकल गया। वही सिन्हा हाउस में शामिता और महिमा के बीच अभी भी बातचीत बंद थी, लेकिन दोनों एक रूम में होकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। तभी रोनी और देवांश भी उस रूम में आए। रोनी ने महिमा से और देवांश ने शमिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का ही पारा इतना हाई था कि वो दोनों ही उन दोनों पर भड़क गई और उस रूम का सामान उठाकर उन दोनों पर फेंकने लगी। और वो दोनों इन लड़कियों का पागलपन देखकर बोले, बाप रे, लगता है दोनों के ही अंदर काली माता आई हुई है। अब कोई पीट कर भी हमें इनके पास भेजेगा भी न तो हम उससे पेट लेंगे, लेकिन इन दोनों के पास नहीं जाएंगे। ये बोलकर दोनों ही वहां से चले गए। वही रायचंद मेंशन के एक रूम में मिस्टर वेद रायचंद मिस्टर सिन्हा से बोले, शमिता को क्या हुआ है? वो पिछले 3 दिन से सिन्हा हाउस में ही है, कहीं कुछ हुआ है क्या? तभी मिस्टर सिन्हा ने मिस्टर रायचंद की बात पर न में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाई साहब, वो तो बच्चों में ही कोई बात हो गई है, इसीलिए वो दोनों बहनें एक दूसरे से बस थोड़ा नाराज है। एक बार के लिए तो मिस्टर सिन्हा शमिता के डेड की बात सुनकर घबरा गए। फिर उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए इनकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाई साहब, आप तो जानते ही है दोनों बहनें बचपन से साथ रही है और वो दोनों कभी एक दूसरे के लिए लड़ती है तो कभी एक दूसरे से ही बहस करती है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। और मैं तो उन दोनों के ही बीच में बोलता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी लड़ाई भूलकर उल्टा मुझसे ही लड़ने लगती है। शमिता के डैड मिस्टर सिन्हा की बात सुनते हुए उनके चेहरे को भी बड़े ध्यान से देख रहे थे और मिस्टर सिन्हा की बात खत्म होते ही शमिता के डैड ने उनके कंधे पर हाथ रखकर अपनी धीमी लेकिन कड़क आवाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई होप कि तुम्हारी बात सही हो। ये बोलकर शमिता के डैड उस रूम से बाहर चले गए, लेकिन उनकी बात सुनकर मिस्टर सिन्हा के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और वो भी उस रूम से बाहर आए तो उन्हें बाहर कोई भी नहीं मिला। तो उन्होंने वही के एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर मिस्टर रायचंद के लिए पूछा, तो सर्वेंट ने बताया कि साहब तो चले गए। और ये सुनकर मिस्टर सिन्हा भी रायचंद मेंशन से बाहर आए और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल गए। और उधर जंगल में किसी को भी अंबिका का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। सब अभी भी उसे ढूंढने में ही लगे हुए थे। ऊपर से रात भी हो चुकी थी। रात के उस अंधेरे में किसी को ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और ऊपर से रात में जंगली जानवर अपने शिकार की तलाश में भी निकल आए थे। वे सभी लोग, चाहे वो वीर के आदमी हो या अदीप और अयान के, उन लोगों के अंबिका को ढूंढने में अभी तक न कामयाबी ही हाथ आई थी। सब अंबिका और महक को लेकर बहुत परेशान थे। वही सिंघानिया मेंशन के पीछे सर्वेंट क्वार्टर के से थोड़ा दूर एक सीक्रेट सिक्योरिटी रूम था, जिसके अंदर मेंशन के मैन गेट से लेकर पूरे मेंशन के अंदर तक नजर रखी जाती थी, जिसका इंचार्ज कार्तिक था। दोनों दादाजी के साथ अभिषेक, रियांश, शेरा और सारांश भी उस रूम में ही बैठे हुए थे और उन सभी की नजरें सामने लगी हुई 50 स्क्रीनों पर थी, जिसमें पूरे मेंशन की अलग अलग जगह के फुटेज चल रहे थे। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रुद्र खड़ा हुआ था और उसके साथ एक लड़का भी था, जिसने अपने कंधे पर एक लैपटॉप बैग लटकाया हुआ था।
उन्हें इस तरह रूम में आता देख शेरा ने आगे 1 या 2 कदम बढ़ाए ही थे कि रियांश ने उसे रोक दिया और कहा कि ये मेरा सेक्रेटरी और ये मेरी कंपनी में ही काम करने वाला लड़का है जो एक बेस्ट हैकर है। ये किसी भी तरह के कंप्यूटर को हैक कर सकता है। इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है। रियांश की बात सुनकर शेरा वापस अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। रुद्र उस लड़के के साथ अंदर आया और रियांश ने उस लड़के की तरफ देख कर कहा, अजय ये मैप देखो। फिर उसने अपने हाथ की उंगली से इशारा करके अजय को साझाते हुए कहा, इस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं तुम्हें उन सभी को इस रूम में लगी आधी स्क्रीन से कनेक्ट करना है। ये सुनकर अजय ने रियांश की तरफ देख कर कहा, बट सर ये तो इलीगल है। रियांश ने अजय की तरफ देख कर अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, ये किसी की जिंदगी से जुड़ा है और तुम्हें लीगल इलीगल की पड़ी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचानी है और ये कुछ फुटेज है जो दोपहर से शाम तक की है, इन्हें भी देखना है। इस बार अजय ने बिना किसी सवाल के हाँ बोला और अपने बैग से अपने लैपटॉप निकलकर टेबल पर रख दिया। फिर वहां रखे कंप्यूटर में सारांश की लाई हुई पेन ड्राइव लगाई और उस कंप्यूटर से एक वायर निकालते ही उस रूम में लगी आधी स्क्रीन्स ब्लैंक हो गई। अजय ने उस वायर को अपने टेबल पर रखा, फिर अपना लैपटॉप ओपन कर अपने काम में लग गया। उधर उस खाली रूम में महक बीच बीच में अंबिका को जगाने की कोशिश करती, लेकिन अंबिका भी होश में नहीं आई। महक उसी के साथ लगातार अपने हाथों को खोलने की कोशिश भी कर रही थी और उसके हाथ भी अभी तक नहीं खुले थे। अब वो थक चुकी थी और उसे बहुत तेज प्यास भी लगी थी। बहुत देर से यहाँ बंद होने के वजह से उसने पानी नहीं पिया था। उसे बहुत अजब महसूस होने लगा। कुछ देर बाद एक गार्ड फिर वहां आ गया, पहले की ही तरह इस बार भी महक जल्दी से नीचे लेट गई। अब तो उस गार्ड ने एक जलती हुई मसाल लाकर उस रूम में महक और अंबिका से कुछ दूरी पर रखी और जैसे आया था वैसे है चला गया। उसके जाते ही महक ने अपनी आंखें धीरे से खोली, फिर उस रोशनी में पहले उसने उस तरफ देखा जहां से अभी वो गार्ड गया था। जब उसे यकीन हो गया कि गार्ड जा चुका है तो महक ने उठकर बैठते हुए उस मशाल की हल्की रोशनी में उस जगह को ध्यान से देखने लगी जो दिखने में किसी गुफा की ही तरह लग रही थी। महक ने उस जगह को थोड़ा और गौर से देखते हुए धीरे से कहा, ये तो किसी गुफा जैसा लग रहा है, तो क्या हम अभी भी जंगल में ही है? अगर हम जंगल में है तो मुझे अंबिका को यहाँ से लेकर जल्दी ही निकलना होगा और हम अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं तो शिवेन और अदीप ने अभी तक अपने सभी गार्ड्स को हमें ढूंढने के लिए भी लगा दिया होगा, लेकिन वो लोग अभी तक हमें ढूंढ नहीं पाए हैं। तो इसका मतलब ये गुफा कहीं साइड में है जहाँ अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। ये सब सोचते हुए उसने एक बार अंबिका की तरफ देखा, फिर अपने मन में खुद से ही बोली, मैं तो लड़ लूंगी, लेकिन अंबिका अगर इसे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? नहीं, मैं अंबिका को कुछ नहीं होने दूंगी। यही सब सोचते हुए महक की आंख से एक आंसू निकलकर जमीन पर गिर गया। महक ने वापस जमीन पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेट गई और उधर जंगल में अदीप और बाकी सब भी अब थक चुके थे। अंबिका और महक को ढूंढ ढूंढ कर महक ने जमीन पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उधर जंगल में बाकी सब भी थक चुके थे पर कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। जितने भी लोग अंबिका को महक को ढूंढने में लगे हुए थे उन सभी को खास ट्रेनिंग की वजह से जंगल में सरवाइव करना सिखाया गया था। उस टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर उस जंगल से निकलकर 2 आदमी घुसे। कुछ अंदर आने पर उन्हें हॉल में ही उनके बॉस यानी वीर मिले जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वीर उन 2 आदमियों को देखकर सोफे से उठ खड़े हुए और उनके बोलने से पहले ही खुद उनसे पूछ लिया कुछ पता चला उसका? उनके इस सवाल पर दोनों आदमियों ने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर उदासी से अपना सिर न में हिलाकर एक ने कहा, बॉस हमने अपने सभी गार्ड्स को जंगल के हर एक कोने में भेज दिया है, लेकिन किसी भी गार्ड को उन दोनों का ही कुछ पता नहीं चला है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द ही मिल जाएगी। पर उस गार्ड के पर बोलते ही उनके बॉस ने कहा, पर क्या? उस गार्ड ने थोड़ा घबरा कर कहा, बॉस अदीप सर, उनके सभी दोस्त और गार्ड्स यहाँ तक कि अयान ने भी अपने गार्ड्स लगा दिए हैं उन दोनों को ढूंढने में। अपने गार्ड की ये बात सुनकर वीर ने हाँ में सिर हिलाया और उन गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, जितना जल्दी हो सके तो उनका पता लगाओ। वो गार्ड वीर को हाँ बोलकर उस बिल्डिंग से बाहर आए और फिर से जंगल में कहीं गायब हो गए। वही किडनैपर इस बात से बेखबर थे कि जिन लड़कियों को वो मामूली लड़कियां समझकर उठा लाए हैं उन्हें ढूंढने के लिए 80 से 90 लोग इस जंगल के चारों तरफ मौजूद थे। सिंघानिया मेंशन जहां दादी सुमित जी और बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को पता था कि अंबिका महक गायब हो गई है,
और बाकी सभी उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। वही वैशाली और सतीश जी भी सोमित जी और दादी के ही साथ थे। रियांश ने मैन गेट और मेंशन की दीवारों के पास जो कैमरे थे उन्हें छोड़कर बाकी मेंशन के अंदर के ही कैमरे बंद करवाए थे। माहिरा को जब से अंबिका और महक के बारे में पता चला कि उसे दोनों की बहुत चिंता हो रही थी, पर उसे बच्चों को भी संभालना था, तो उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। दिव्या, मान्या, सुभी सभी उदास थी, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। जब दादी सोमित जी और बच्चों के साथ डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी तो उन्होंने बाकी सभी लोगों के बारे में पूछा, जिस पर माहिरा कुछ कहती उससे पहले सुभी ने बात को संभालते हुए कहा, वो दादी माँ जीजू से ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को लेकर कुछ काम था जिसे दी और अयान भी साथ में कर रहे हैं, इसीलिए जीजू दी और बाकी सब के साथ अपने ऑफिस में है, तो आज रात वे सब वही रहने वाले हैं और जीजू प्रोजेक्ट में बिजी है, तो दोनों दादाजी एक मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। और इससे पहले आप टेंशन ले, मैं आपको बता दूं कि दादाजी के साथ सारांश भी है और रियांश जीजू अभिषेक के साथ अपने ऑफिस में है, क्योंकि उन्हें उनके सेक्रेटरी क्या नाम है उसका। तभी दादी बोली, रुद्र। सुभी, हाँ रुद्र जी, उन्हीं का कॉल आया था, तो उन्होंने माहिरा दी को बोला था कि वो डिनर पर नहीं आएंगे, कोई उनका इंतजार न करे। तभी दादी माँ ने कहा, भाई अगर बेटे नहीं है तो बहुए तो है, तो तुम ही बैठ जाओ। दादी की बात पर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सतीश जी ने अपनी आंखों से इशारा कर सभी को बैठने के लिए कहा। सतीश जी का इशारा समझ सभी बैठ गए। माहिरा दोनों बच्चों के बीच में बैठ गई और एक एक कर दोनों को अपने हाथों से खिलाने लगी। तभी लवी ने माहिरा से कहा, मासी मम्मा कब आएगी हमारे पास। लवी की बात का जवाब माहिरा ने न देकर दिव्या ने दिया, बेटा मम्मा का काम जब खत्म हो जाएगा तो वो आ जाएगी आपके पास, और वैसे भी मम्मा के पास तो आप रोज रहते हो, अब हमारे पास रह लो। दिव्या की बात सुनकर लवी ने कहा, नहीं आंटी, रात को आप तो आराम से सोना, मैं और भीयू मासी के पास सो जाएंगे। अगर रात को आपकी नींद हमारी वजह से खराब हुई तो सुबह घर में सभी की नींद अलार्म से नहीं आपकी चीख से खुलेगी। लवी की बात सुनकर दादी माँ और सोमित जी हंस दिए। दिव्या, लवी की बात सुनकर वो क्यों आर्य? अरे आंटी, वो इसलिए कि अगर आप रात भर जागी तो सुबह आपकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल हो जाएंगे, और अगर राज चाचू ने आपको ऐसे देखा तो अभी तक आप उनसे नाराज थी, लेकिन कल के बाद कहीं वो आपसे ब्रेकअप न कर ले। उन दोनों की बात सुनकर सोमित जी और दादी माँ जोर से हंस दिए। उन्हें हंसता देख माहिरा को अंदर ही अंदर डर लगने लगा कि अगर इन सभी को अंबिका और महक के बारे में पता चला तो कहीं दादी माँ, डैड और बच्चों की ये हंसी गायब न हो जाए। इसी डर के साथ माहिरा ने बच्चों को खाना खिलाया, फिर बच्चों ने सोमित जी और दादी माँ के साथ खेलने को कहा और बाकी सभी लड़कियां बाहर गार्डन में आ गई। वे सभी इस बात से बेखबर थी कि मेंशन के उस तरफ उस सिक्योरिटी रूम में क्या चल रहा है। उधर अजय की थोड़ी सी कोशिश के बाद वो सभी कैमरे उसके लैपटॉप से कनेक्ट हो गए थे, और उसने जैसे ही उस वायर को अपने लैपटॉप में लगाया वैसे ही उस रूम में जो स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, उन सभी में उस जंगल के आसपास के सभी कैमरों की फुटेज चल रही थी। ये देख वहां खड़े सभी की आंखों में एक चमक आ गई। वही उस गुफा के अंदर महक अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ हलचल हो रही है। उसे लगा उसके पास कोई है, वो उसे महसूस कर सकती थी, लेकिन वो अपनी आंखें खोलने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो अंबिका को कौन बचाएगा। यही सब सोचकर वो अपनी जगह जम गई। उसमें टस से मस होने की भी जहमत न उठाई, पर कोई था जो उसे बार बार देख रहा था। उस गुफा के अंदर महक को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। कुछ देर तक महक ने अपनी पलकें नहीं खोली और इसी तरह लेटी रही। अब आगे अचानक महक के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा, जिससे महक और ज्यादा डर गई कि कहीं सच में किसी को उस पर शक तो नहीं हो गया कि वो होश में है। महक आगे और कुछ सोचती उससे पहले वो हाथ उसके कंधे से स्लिप हो गया और फिर से उसके कंधे पर, फिर उसकी पीठ पर, जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। इस बार महक ने अपनी आंखें खोल जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो अंबिका को होश आ रहा था, जिससे पहले तो वो थोड़ा हिली डुली। फिर उसने महक के कंधे पर हाथ रखा। अंबिका को होश में आते देख महक बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से उठकर अंबिका को देखा, लेकिन वो अंबिका को पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे और अंबिका पर अभी भी दवा का कुछ असर था। अंबिका ने किसी तरह आंखें खोली और उसकी नज़र सीधा उस गुफा की छत पर गई, जिसे देख वो चौंक गई। उसने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की और तभी उसे पता चला कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब अंबिका ने खुद को किसी अनजान जगह
पर इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी महक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ। जब अंबिका ने महक की आवाज़ सुनकर अपने बगल में बैठी हुई महक को देखा तो उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई और उसे याद आ गया कि घर जाते वक्त रास्ते में उन दोनों के साथ क्या हुआ था। ये याद आते ही अंबिका ने महक की तरफ देखकर कहा, क्या हम दोनों किडनैप हो गए हैं? महक ने अंबिका की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर अंबिका से को धीरे से कहा, तुम फिक्र मत करो अदीप सर हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब तक तो उन्होंने हमारी लास्ट लोकेशन पता करके अपने सभी गार्ड्स को हमें ढूंढने में लगा दिया होगा। अंबिका ने भी धीरे से महक की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या हम दोनों यहाँ से खुद नहीं निकल सकते? महक ने एक बार हैरानी से अंबिका को देखकर कहा, हाँ निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जब तक हमारे हाथ पैर की रस्सियां नहीं खुल जाती तब तक हमारा यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। तो तुम दांत से मेरे हाथ खोलो और फिर मैं तुम्हारे पर अभी नहीं, जैसे ही यहाँ अंधेरा हो तब ओके, और जैसे ही कोई आए वैसे ही बेहोशी का नाटक करना। महक की बात सुनकर अंबिका ने ठीक है कहा। उसके बाद अंबिका थोड़ा नीचे झुकी और महक के हाथ में बंधी रस्सी को अपने दांतों से खोलने की कोशिश करने लगी। वही जंगल में अदीप भागते हुए एक घने पेड़ के पास आए और वहां खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पीछे से कोई निकल कर गया है। अदीप अचानक पीछे मुड़कर उस अंधेरे में उस चीज को देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पीछे से निकलने वाली चीज कोई जंगली जानवर तो नहीं है। कुछ देर अदीप इधर उधर देखने के बाद उस जगह से थोड़ा आगे निकल गया जहां उसे किसी के बात करने की आवाज आई। उस आवाज को सुन कर अदीप ने अपनी गन निकालकर अपने हाथ में ली और जिधर सवा आवाज आ रही थी उस दिशा की तरफ बढ़ने लगा। जब अदीप वहां पहुंचा तो उस जगह 5 लोग जो इस जंगल में आग जलाकर आग से थोड़ा दूरी बनाकर बैठे हुए थे। ये लोग और कोई नहीं वीर के ही आदमी थे जो अंबिका और महक की तलाश में यहाँ आए हुए थे और उन्होंने आग जंगली जानवरों को खुद से दूर रखने के लिए जलाई थी। जब उन लोगों ने देखा कि वहां उन 5 के अलावा कोई छठा भी है तो उन्होंने भी अपनी अपनी गन्स निकालकर अपने हाथों में पकड़ ली। तभी अदीप उनके पास आया। अदीप को समझते देर न लगी कि ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि उसी के गार्ड्स की ही तरह वेल स्ट्रैंड गार्ड है और अपनी खास ट्रेनिंग की वजह से उन्हें अदीप की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अदीप ने उन्हें देखकर अपनी गन नीचे की। जब उसके हाथ नीचे हुए तो उन गार्ड्स को अदीप को पहचानने में टाइम नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने भी अपनी अपनी गन्स वापस रख ली। अदीप ने एक बार उन्हें देखा और उन्हें आराम से पूछा, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? उन 5 ने हाँ में सिर हिलाया। अदीप ने ऐसे ही जानने के लिए पूछा, क्या आप लोग आर्मी ऑफिसर हैं? उन लोगों में से एक ने न कहा और बोला, हम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं। जिस पर अदीप ने कुछ सोचकर अपना मुंह घुमा लिया। तभी उस आदमी ने अदीप से कहा, और आप इतनी रात गए इस घने जंगल में? इस तरह उसकी बात सुनकर अदीप ने धीरे से कहा, मैं भी आप ही की तरह किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो सभी जानते थे कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं अदीप भी उसे ही ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी अदीप को शक न हो इसीलिए उसने भी पूछ लिया। उसने फिर से कहा, ढूंढ रहे हैं ऐसे अकेले? अदीप ने फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ मेरे बाकी दोस्त भी है जो इसी जंगल में अलग अलग जगह पर है। तभी उनमें से दूसरे गार्ड ने अदीप की तरफ एक पानी की बोतल्स बढ़ा दी। अदीप ने पहले तो मना किया, लेकिन गार्ड के इंसिस्ट करने पर उसने ले ली। उसने बोतल का कैप हटाया और उसमें से पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद तीसरे गार्ड ने उसकी तरफ सिल्वर फॉइल में रेप किया हुआ एक सैंडविच बढ़ा दिया। अदीप ने मना करते हुए कहा, मैं कैसे खा लूं, जबकि मेरे सभी दोस्त और जिसे ढूंढने आया हूं पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। उसकी बात सुनकर गार्ड ने उसे समझते हुए कहा, अगर खुद कुछ नहीं खाओगे तो उसे कैसे ढूंढोगे जो शायद तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है? उस गार्ड की बात पर अदीप ने उससे वो सैंडविच लिया। उसका कुछ खाने का मन तो नहीं था तो उसने वो अपने हाथों में ही पकड़े रखा। अदीप ने वो सैंडविच अपने हाथों में ही पकड़े रखा पर उसे खाया नहीं। थोड़ी देर बैठने के बाद अदीप अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा ही था कि तभी उनमें से एक गार्ड जो उन सभी गार्ड्स का सीनियर था ने कहा, क्या आप जा रहे हैं? लेकिन अब तो अंधेरा है और इस अंधेरे में आप उसे कहाँ ढूंढोगे? उस गार्ड की बात का जवाब देते हुए अदीप ने कहा, भले ही वो न मिले लेकिन मैं एक कोशिश तो कर ही सकता हूँ न। इतना बोलकर अदीप वहां से चला गया। वही अदीप की बात सुनकर उन सभी गार्ड ने अब और देर न करते हुए अपना सामान उठाया और वहां से चल दिए।
अंबिका को ढूंढने वही उस गुफा में अंबिका अपने दांतों से महक के हाथों में बंधी रस्सी को खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वही सिंघानिया मेंशन के सिक्योरिटी रूम में सामने की दीवार पर लगी सभी स्क्रीन में से आधी स्क्रीन पर उस पूरे जंगल में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज साफ नजर आ रही थी। ये देखकर वहां बैठे सभी लोगों की नजरें लगातार उन स्क्रीन्स पर बनी हुई थी। दूसरी तरफ मेंशन के गार्डन में शुभी, माहिरा, दिव्या, वैशाली और मान्या गार्डन में लगी हुई चेयर्स पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। वो पांचों साथ में तो थी पर उनका ध्यान सिर्फ अंबिका और महक पर ही था। तभी मान्या अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, पता नहीं अंबिका और महक किस हाल में होंगी। दिव्या, हाँ, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। शुभी, भगवान करे दी और महक जल्दी मिल जाए। माहिरा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दादी, 1.5 बच्चे, उन्हें तो अंबिका एक दिन नहीं दिखी तो वो पूछने लगे आज तो किसी भी तरह संभाल लिया, अगर कल तक अंबिका नहीं आई तो कल क्या कहेंगे उनसे। मुझे तो लग रहा है उन्हें सच बोल देते हैं और बच्चों को बोल देंगे उनके मोम डैड किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। माहिरा की बात सुनकर बाकी सब माहिरा को देखने लगे। तभी वैशाली, आई थिंक भाभी इज राइट, सच बताने में ही भलाई है। कम से कम डैड को मेरा मतलब है, अंकल को तो बता ही सकते हैं। वैशाली की बात पर सभी लड़कियां ने हाँ कहा। माहिरा, तो ठीक है, मैं कल डैड को सब सच बता दूंगी। मान्या, अब चलते हैं, अगर हम ज्यादा देर यहाँ रहे तो कहीं किसी को शक न हो जाए। ये बोल मान्या अपनी जगह से उठ गई। उसी के साथ बाकी सब भी गार्डन से हॉल में आए तो देखा सामने लगे लेड पर टॉम एंड जेरी कार्टून चल रहा है, लेकिन हॉल में कोई नहीं है। दादी और डैड पहले ही सोने जा चुके थे। तभी दिव्या ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये कार्टून कौन देख रहा है। दिव्या की बात सुन शुभी ने कहा, शायद बच्चों ने चलाया होगा, कोई बात नहीं, मैं बंद कर देती हूँ। ये बोल जैसे ही शुभी आगे बढ़ी ही थी कि तभी कहीं से आवाज आई, खबरदार, जो किसी ने भी हमारा कार्टून बंद किया तो वो आवाज सुनकर दिव्या ने कहा, आर्य, आप अभी तक जाग रहे हैं। दिव्या के इस सवाल का जवाब आर्य ने न देकर लवी ने दिया, आंटी, आपको क्या लगता है कि हमने अपना फेवरेट कार्टून आपको दिखाने के लिए ये टीवी ऑन छोड़ा है। लवी की बात खत्म होते ही माहिरा ने उन दोनों को थोड़ा सख्ती से कहा, आर्य, लवी, अब रात बहुत हो चुकी है, दोनों अपने रूम में चल के सो जाओ। माहिरा के ऐसे बोलने पर दोनों सोफे से उठे, फिर अपने लटके हुए मुंह से सभी को गुड नाइट बोलकर झुकी हुई गर्दन के साथ अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दिए। बच्चों के जाते ही दिव्या ने टीवी बंद किया और आकर सोफे पर बैठ गई। उसी के साथ बाकी सभी लड़कियां भी उदासी से अपना मुंह लटकाए बैठी थी। उधर राज, शिवेन, अमन और अयान के साथ सभी गार्ड शाम से अंबिका और महक को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक किसी को भी उन दोनों का एक सुराग भी हाथ नहीं लगा था। सभी लोग अब थक चुके थे। तभी अमन ने जितने भी गार्ड्स उसके साथ थे उन सभी को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए इस अंधेरे में कोई भी अंबिका और महक को भाई ढूंढ सकता, इसलिए अच्छा होगा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसकी ये बात एक सभी को ठीक लगी और सभी जगह ढूंढ कर बैठ गए। वही दूसरी तरफ अदीप परेशान होकर उस घने अंधेरे में अंबिका को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और वही वो 6 गार्ड जिनसे अदीप मिला था वो भी अदीप से कुछ दूरी बनाए हुए अदीप के ही साथ थे, क्योंकि अदीप अपने गार्ड्स और दोस्तों से बहुत दूर निकल आया था। वही उस गुफा के अंदर अंबिका की कितनी कोशिश के बाद महक के हाथ की रस्सियां बस थोड़ी ढीली ही हुई थी, लेकिन अंबिका ने हार न मानते हुए अपनी कोशिश जारी रखी। तभी उन दोनों को किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और दोनों ही जल्दी से अपनी उसी पोजीशन में लेट गई, जिससे किसी को उन पर शक न हो। कुछ देर बाद वो आवाज उनके पास आकर बंद हो गई। महक और अंबिका दोनों को ही एहसास हो गया था कि उनके पास खड़े लोग एक से ज्यादा है। तभी उनमें से एक आदमी ने किसी से कहा, तुमने इन दोनों को दवा का कितना डोज दिया कि ये दोनों अभी तक होश में नहीं आए हैं। तभी उस दूसरे आदमी ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने तो उतना ही डोज दिया था जितना तुमने मुझे देने के लिए कहा था। पहले वाला, फिर ये दोनों अभी तक होश में क्यों नहीं आए? दूसरा आदमी, तुम थोड़ा तो सब्र रखो, सुबह तक देख लेते हैं। पहले वाला, अगर सुबह तक भी ये दोनों होश में नहीं आए न तो बॉस हमारा पता नहीं क्या करेंगे। अब चलो यहाँ से, अब सुबह आकर एक बार देख लेंगे। ये कहते हुए वे दोनों आदमी वहां से चले गए और उनके जाते हुए पैरों की आवाज अब दूर से आने लगी। तभी अंबिका और महक दोनों ने अपनी आंखें खोली और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर कहा, चलो अब सुबह तक हम आराम से अपने हाथ की रस्सियां खोल सकते हैं।
उन गार्ड्स के जाते ही अंबिका फिर से महक के हाथों में बंधी रस्सी अपने दांतों से खोलने लगी और अंबिका की कुछ देर मेहनत के बाद आखिरकार उसने वो रस्सी खोल ही दी। इधर महक की रस्सी खुलते ही महक ने जल्दी से अंबिका के हाथ में बंधी रस्सी को खोला। उन दोनों के हाथ खुलते ही महक अंबिका को लेकर पूरी सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे बाहर जाने लगी। अब तक उन दोनों पर से दवा का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उस पूरी गुफा का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया। किसी तरह छुपते छुपाते वो दोनों जैसे ही गुफा से बाहर जाने लगी कि अचानक उनके सामने वही दोनों गार्ड्स आ गए। तभी अंबिका उनमें से एक गार्ड से टकराती उससे पहले महक ने उसे वापस से अपनी ओर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अंबिका को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो महक से जा टकराई। महक ने अंबिका को एक साइड में सीधा खड़ा किया और उन दोनों गार्ड्स से लड़ने के लिए अपनी पोजीशन बनाई। तभी एक गार्ड ने आगे आते हुए महक के चेहरे पर एक पंच किया जिसे महक ने अपने हाथ से रोक दिया और एक किक उसकी दोनों टांगों के बीच में मारी जिससे उस गार्ड को बहुत दर्द हुआ और वो अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ जमीन पर बैठ गया। तभी दूसरे गार्ड ने वक्त न गवाते हुए महक पर साइड से पंच मारना चाहा, लेकिन महक ने कुछ ही सेकेंड्स में उसे भी धराशाही कर उस दोनों गार्ड्स के सूज निकल लिए और सुलेसिस से पकड़कर अपने एक हाथ में लटका लिया। और अंबिका बस महक को ये सब करता देख रही थी। उसके बाद महक अंबिका का हाथ पकड़ उसे लेकर उस गुफा से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। महक को शक था कि अगर किसी ने उनके बारे में जानते हुए भी अपनी जान पर खेलकर अंबिका को किडनैप किया है तो यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स तो नहीं हो सकते। लेकिन महक ने उसकी परवाह किए बिना जितना जल्दी हो सके वो अंबिका को घर ले जाना चाहती थी, क्योंकि ये जंगल बहुत घना था और ऊपर से रात का वक्त जब जंगली जानवर अपने शिकार पर निकलते थे। महक बिना पीछे मुड़े अंबिका का हाथ पकड़कर भागती रही। वही कुछ ही दूरी पर जंगल था। वही महक अंबिका को लेकर अभी के लिए बस इस जंगल में खो जाना कहती थी, क्योंकि एक बार जंगल में घुसने के बाद उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल था। तभी अंबिका को किसी पत्थर से ठोकर लगी और महक ने एक बार फिर अंबिका को गिरने से बचा लिया और अंबिका से उसकी खैरियत पूछते हुए कहा, मैम आप ठीक है? अंबिका ने हाँ कहा और महक ने फिर से अंबिका का हाथ पकड़ा और कुछ ही कदमों के बाद वो दोनों जंगल में खो गई। जहां पहुंचकर महक ने एक चैन की सांस ली और उसने अंबिका की तरफ देखकर कहा, मैम आप अपने हिल्स उतारकर इनमें से एक जोड़ी सूज पहन ले जिससे आपको भागने में आसानी हो। जब अंबिका ने महक की बात सुनी तो उसे हैरानी के साथ हंसी आ गई और उसने महक की चुटकी लेते हुए कहा, तुम ठीक हो? उन गार्ड्स को मारा अलग और उनके सूज भी ले आई। तभी महक ने अंबिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमें ही हिल्स में भागने में प्रॉब्लम आती। इन सब के बीच अंबिका सीरियस हो गई और उसने इमोशनल होकर महक को लगाते हुए कहा, महक अगर आज तुम मेरे साथ न होती तो मैं क्या करती? अंबिका की इस बात पर महक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे आपके साथ तो होना ही था मैम। तभी अंबिका ने महक को कहा, आज से तुम मुझे मैम नहीं अंबिका कहोगी। लेकिन महक ने उसकी इस बात को काटते हुए कहा, क्यों न मैं आपको भाभी कहूँ? अंबिका ने महक की बात मानते हुए ठीक है कहा। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी हिल्स उतर कर सूज पहन लिए जो उन्हें बहुत लुज थे, लेकिन करती भी क्या। इसी के साथ महक ने अपने गले में पहन हुआ अपना पेंडेंट निकाल लिया। तभी वहां हल्की सी रोशनी हुई। ये रोशनी महक के पेंडेंट में से आ रही थी जिसके अंदर इमरजेंसी के लिए एक छोटी सी टॉर्च थी। अब दोनों उसी टॉर्च के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और टाइम दोनों को ही नहीं पता था कि हुआ क्या है। दोनों बस चले जा रही थी, लेकिन महक अंबिका को सीधा ले जाने की वजह घुमा घुमा कर ले जाने लगी और इस वजह से वो ज्यादा दूर न जाकर कुछ अंदर जाने के बाद दोनों एक जगह रुक गई और वहां पहुंचकर महक ने अंबिका को टॉर्च पकड़ाई और खुद एक सूखी लकड़ी उठाकर उससे वहां पड़े हुए सूखे पत्ते जमा करने लगी। कुछ पत्ते और लकड़ियां इकट्ठे करने के बाद महक ने अंबिका से टॉर्च ली और उसे दूसरी साइड से किसी की तरह जलाया, या यूं कहे वो एक लाइटर ही था। आग जलाने के बाद महक अंबिका के साथ वही आग के पास बैठ गई। तकरीबन 1 घंटे बाद महक ने 2 थोड़ी मोटी जलती हुई लकड़ियां उठाई और उसमें से एक अंबिका को और दूसरी खुद के पास रखी। फिर अंबिका का हाथ पकड़ वहां से चल दी। साथ ही उसने अंबिका से कहा, हम जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहां कभी भी आ सकते हैं। ये बोल उसने फिर अंबिका को सीधा लेकर जाने के वजह सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू किया। उधर जब अदीप ने अपने मोबाइल फोन में
टाइम देखा जो अभी रात के 2 बजा रहा था। अधीप अंबिका इन महक से अभी बहुत दूर था। वही अंबिका और महक किसी और ही दिशा में जा रही थी और इस अंधेरे में महक को न ईस्ट का पता था और न वेस्ट का।